कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों भले ही आपका और मेरा रिश्ता ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरे चैनल और मेरी कहानियों को प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आज की ये कहानी भी आपको उतनी ही पसंद आए जितनी मेरी पिछली कहानियाँ आपको पसंद आई है। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही खौफनाक होने वाली है। ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंत तक आपकी सांसें थमी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी डर और रहस्य भरी कहानियां लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए सीधी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उमेश की। उमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला सीधा साधा और साधारण सा लड़का। उसकी दुनिया बहुत ही छोटी है। उसके परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसकी पत्नी रजनी है। उमेश की माता का देहांत तब हो गया था जब सिर्फ 3 साल का था। इसके बाद उसका पूरा पालन पोषण उसके पिता ने अकेले ही किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने उसके पिता को भी उससे छीन लिया। मरने से पहले उमेश के पिता ने उसकी शादी एक अच्छी और संस्कारी और समझदार लड़की रजनी से करवा दी थी। रजनी एक बेहद ही स्नेही और समझदार पत्नी थी, जो हर वक्त उमेश का पूरा ख्याल रखती थी और हर वक्त उसका साथ देती थी। उमेश के दिल में बचपन से ही एक ख्वाहिश पल रही थी, अमीर बनने की, लेकिन अफसोस ये ख्वाहिश आज तक सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गई थी। उमेश पढ़ाई में कभी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। किताबों में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। दिन भर शरारतें करना, इधर उधर घूमते रहना और घर से बाहर समय बिताना, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता ने कभी उसे ज्यादा टोका टोकी नहीं की, शायद इसलिए कि वह नहीं चाहते थे कि उमेश को कभी माँ की कमी महसूस हो। लेकिन जब उमेश बड़ा हो गया और उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, तो उसके पिता की चिंता बढ़ने लगी। वह अक्सर यही सोचते रहते, अगर मैं कल नहीं रहा तो उस लड़के का क्या होगा। यही सब सोचकर उमेश के पिता ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि उमेश की शादी करवा दी जाए, ताकि जिंदगी की जिम्मेदारियों का एहसास उसे अपने आप हो जाए। उमेश के पिता एक सरकारी स्कूल में बाबू थे। जब तक वह जिंदा रहे, घर का खर्च किसी तरह ठीक ठाक चलता रहा। उनके जाने के बाद सब कुछ जैसे पल भर में बदल गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सीधे उमेश के कंधों पे आ चुकी थी। धीरे धीरे उमेश को भी एहसास होने लगा कि वह अब दौर नहीं रहा जब जिंदगी सिर्फ मस्ती और आवारागर्दी में कट जाया करती थी। अब कमाना जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी। उमेश दिन रात चिंता में डूबा रहता। अक्सर अकेले बैठकर यही सोचता रहता, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे घर का गुजारा ठीक से चल सके। कुछ दिन इसी उधेड़ बूंद में बीत गए। फिर एक दिन उसका बचपन का दोस्त रमेश अचानक उसके घर आ पहुंचा। रमेश और उमेश की दोस्ती बचपन से ही बेहद गहरी थी। दोनों ने साथ में न जाने कितने पल जिए थे, हंसी, शरारतें और सपने। उमेश ने रमेश का गर्म जोशी से स्वागत किया। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे, लेकिन रमेश की नजर उमेश की आंखों में छुपी उस बेचैनी पर पड़ गई जिसे वह खुद छुपाने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ उमेश, तू कुछ परेशान लग रहा है, कोई बात है क्या? पहले तो उमेश बात को टाल गया, अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन जब रमेश ने जोर दिया तो उमेश का बांध टूट गया। वह बोला, यार पिताजी के जाने के बाद घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। असल में रमेश शहर के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। वह पिछले कुछ समय से वही रह रहा था और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उसने उमेश से कहा, देख यार, शहर में मौके बहुत थे। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ अभी बहुत से लोगों की जरूरत है। अगर तू मेरे साथ चले तो मैं कुछ ना कुछ काम जरूर दिला दूंगा। शुरुआत में भले ही काम थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन तनख्वाह ठीक ठाक मिल जाती है। कम से कम घर का खर्चा तो आराम से चल ही जाएगा। उमेश थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि, उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। रजनी की चिंता भरी आंखें, रमेश की
बार बार उसके जहन में घूमने लगती। उमेश को रमेश की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उसने पूछा, हमें क्या करना होगा? रमेश बोला, शुरुआत में रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम करना ठीक रहेगा। काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तनख्वाह ठीक ठाक मिल जाएगी। इतना तो कमा ही लेंगे कि घर अच्छे से चल सके। उमेश ने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे, अमीर बनने के सपने, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि बिना मेहनत के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी किस्मत में रेस्टोरेंट का वेटर का काम करना ही लिखा है तो फिलहाल यही सही। उसने रमेश से पूछा, कब चलना होगा? रमेश बोला, परसों तैयार है ना? हम परसों ही शहर निकलेंगे। उमेश ने हामी भरी। दोनों ने कुछ देर और बातें की और फिर रमेश वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन उमेश की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। एक नई शुरुआत की, या शायद किसी अनजान राह की। लेकिन उमेश ये नहीं जानता था कि जिस राह पर वह आगे बढ़ रहा है वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद उमेश और रमेश आखिरकार शहर पहुँच जाते हैं। शहर पहुँचते ही दोनों एक छोटे सा कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दो दिन आराम करने के बाद दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहर की भीड़, शोर, भागदौड़ के बीच इधर उधर भटकते रहते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और एक रेस्टोरेंट में काम मिल ही जाता है। रमेश वहाँ पहले से ही काम करता था और उमेश को भी वहीं वेटर की नौकरी मिल जाती है। काम मिलते ही उमेश के चेहरे पे खुशी लौट आती है। वह रमेश से कहता है, चल यार, कम से कम काम न मिलने की टेंशन से छुटकारा तो मिला। रमेश भी मुस्कुरा देता है, वह भी खुश था। इसके बाद दोनों अपने किराए के कमरे पर लौट जाते हैं। अगले दिन काम शुरू करना था। उसी रात उमेश को अपनी पत्नी रजनी का फोन आता है और खुशी खुशी वो रजनी को सारी बात बता देता है कि किस तरीके से उसे और कौन सी जॉब मिली है। रजनी से ये भी कहता है, तुम टेंशन मत करना, मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब सारे पैसे कमाऊँगा और फिर हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। रमेश की बात सुनकर रजनी भी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर अगला दिन आता है, काम का दिन, काम का पहला दिन। उमेश और रमेश दोनों ही सुबह सुबह रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट पहुंच के दोनों पूरे मन से काम में लग जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, दिन निकल जाते हैं, हफ्ता निकल जाता है। देखते ही देखते कई हफ्ते, कई महीने निकल जाते हैं। उमेश को काम करते करते काफ़ी समय हो चुका था। उसे गांव छोड़े लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी की काफ़ी याद आने लगती है। हालांकि वह हर महीने कुछ पैसे गांव भिजवा देता था, जिससे रजनी का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। एक रात रेस्टोरेंट में देर तक काम करने के बाद उमेश अकेला ही अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। शहर की सड़कें उस वक्त लगभग सुनसान हो चुकी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दूर दूर से गाड़ियों की आवाज़ कभी कभार सुनाई दे जाती थी। तभी रास्ते में उमेश की नज़र एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। वह आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें धसी हुई और चेहरा बेहद ही थका हुआ लग रहा था। भिखारी बाबा कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, बेटा बहुत भूख लग रही है, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो भगवान भला करेगा। उमेश रुक गया। उसके दिल में अचानक दया आ गई। उसने अपनी जेब टटोली और जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। एक पल के लिए रुका, फिर उसने वही 20 रुपए भिखारी बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा मेरे पास अभी इतना ही है। इतना कहकर उमेश वहां से आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उमेश को पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जगह जहां अभी भिखारी बाबा बैठा था पूरी तरीके से खाली थी। उमेश छिटक गया। उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन बाबा कहीं नहीं दिखा। उमेश ने खुद से कहा, शायद अंधेरे में कहीं चला गया होगा। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर बैठ गया था। उमेश को नहीं पता था कि वह छोटी सी मदद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आने वाली थी। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चलता रहा। उमेश और रमेश रोज़ की तरह रेस्टोरेंट में काम करते, थक हार कर रात को अपने कमरे पे लौट आते। लेकिन एक दिन
जब दोनों काम खत्म करके रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे तो उमेश के दिल में दबी हुई बातें अचानक बाहर आ गई। चलते चलते उमेश ने रमेश से कहा, यार रमेश, पिछले 3 महीनों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में संतुष्टि ही नहीं है। जितनी मेहनत हम करते हैं उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते। सैलरी भी इतनी कम है कि बस किसी तरीके से गुजारा चल रहा है। बाकी जो सपने हैं ना यार, वो तो पूरे होते ही नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उमेश फिर से बोला, यार रमेश, ये भी कोई जिंदगी हुई? दिन भर रेस्टोरेंट में दौड़ भाग करो, रात को थक कर लौटो, सुबह फिर वही काम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। किस्मत ने ऐसा मोड़ दे दिया है कि अब समझ नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। जो सपने मैंने देखे थे इस राह पर चलते हुए वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। उमेश की बात सुनकर रमेश ने उसे समझाने की कोशिश की। वो बोला, यार तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इतनी टेंशन मत लिया कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। अगर तेरी किस्मत में बड़ा आदमी बनना लिखा होगा तो तू जरूर बनेगा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों चुपचाप आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में कहीं गई बातें और कोई भी सुन रहा है। अंधेरे में थोड़ी दूरी पर खड़ा वही भिखारी बाबा जिसकी मदद उमेश ने उस दिन की थी, वह बाबा चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। अगला दिन आ जाता है। उस दिन रमेश और उमेश को फिर से रेस्टोरेंट में काम करने जाना था, लेकिन इस बार दोनों की शिफ्ट बदल गई थी। रमेश की शिफ्ट सुबह दोपहर 12 बजे से थी और उमेश की शिफ्ट 2 बजे से रात को 10 बजे तक थी। सुबह होते ही रमेश काम पर निकल जाता है, उसकी शिफ्ट सुबह की थी और उमेश कमरे में अकेला रह जाता है, ये जाने बिना कि उसकी जिंदगी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है। उमेश दोपहर 2 का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसकी शिफ्ट 2 बजे से रात को 10 बजे तक की थी। वह पूरा दिन उस छोटे से कमरे में बैठा बस यही सोचता रहा, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचा था और आज मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ घंटों बाद उमेश भी तैयार होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में वह रेस्टोरेंट पहुंच गया और बाकी दोनों की तरह अपने काम में लग गया। ग्राहकों की भीड़, ऑर्डर, प्लेटें उठाना, भाग दौड़, पूरा समय एक ही रफ्तार में निकल गया। जब रात के 10 बजे तो उमेश ने अपनी शिफ्ट खत्म की और कमरे की तरफ लौटने लगा, लेकिन अभी उसे रेस्टोरेंट से निकले कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटा, काफी परेशान लग रहे हो। उस आवाज को सुनकर उमेश एकदम चौंक गया। इतनी रात, सुनसान सड़क, आखिर उसे कौन पुकार रहा है? इसी सोच में उमेश ने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट पीछे की तरफ घुमा दी और जैसे ही उसकी रोशनी सामने पड़ी उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई। उसके सामने एक अघोरी खड़ा था और ये वही अघोरी था जिसकी मदद उमेश ने उस रात की थी। उमेश ने खुद को संभालते हुए कहा, बाबा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उमेश की बात सुनकर अघोरी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हम अघोरी है बेटा, हमारे लिए क्या दिन और क्या रात, हम तो बस चलते रहते हैं जहाँ ऊपर वाला हमें ले जाता है। अघोरी की आवाज में अजीब सी गहराई थी। तभी अघोरी ने उमेश की आंखों में झांकते हुए धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तू बहुत परेशान है, अपने जीवन की तकलीफों से आजाद होना चाहता है। ये सुनकर उमेश थोड़ा सा चौंका। अघोरी फिर से बोला, आज जो तू बोलेगा वही तुझे मिलेगा। उमेश को यह सब मजाक सा लगा। वह हल्की हंसी के साथ बोला, तो क्या आप भगवान हो बाबा? मेरे जीवन को अब कोई नहीं बदल सकता। उमेश की बात सुनकर अघोरी जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शांत स्वरों में बोला, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आज जो तू मांगेगा वही तुझे मिलेगा। फिर अघोरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चल मैं तुझे 3 चीजों के बारे में बताता हूँ, इनमें से जो तुझे चाहिए आज मैं तुझे वही दूंगा। उमेश ध्यान से सुनने लगा। अघोरी ने कहा, धन से भरा हुआ एक गुप्त मटका जो कभी खाली नहीं होगा। दूसरी, अपार संपत्ति जिससे तू जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं देखेगा। और फिर अघोरी थोड़ा रुककर तीसरी चीज का नाम लेता है, और तीसरी और आखिरी, कर्ण पिशाचनी, एक ऐसी शक्ति जो हर समय तुझे धन दौलत और सांसारिक सुखों का रास्ता दिखाएगी। अघोरी की बात पूरी होते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई।
उमेश के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है या सच में उसकी किस्मत बदलने का मौका है। और शायद यहीं से उमेश की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अघोरी की बात सुनकर उमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए घबरा गया। इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े वादे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या सिर्फ कोई भ्रम। लेकिन फिर इसके अंदर दबी हुई इच्छाएं जाग उठी। अमीर बनने की चाह, ऐशो आराम की जिंदगी और वह सब कुछ जो उसने अपने सपनों में देखा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उमेश हिम्मत करके बोला, बाबा अगर लेना ही है तो फिर कान पिशाचनी ही दे दीजिए। जब जिंदगी मिली है तो क्यों ना पूरा आनंद लिया जाए। उमेश की यह बात सुनकर अघोरी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, नहीं बेटा, मेरी बात मान। कर्ण पिशाचनी कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके नियम बहुत कठोर होते हैं, हर कोई उसे निभा नहीं सकता। अघोरी ने कहा। उमेश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तो इसके अलावा धन दौलत मांग ले, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अगर जरा सी भी नाराज हुई तो वो तुझे धन दौलत नहीं, मौत देगी। ये सुनते ही उमेश के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। अघोरी आगे बोला, अगर तू एक भी नियम तोड़ देगा तो वह तेरा जीवन पल भर में खत्म कर सकती है। इसलिए सोच समझकर फैसला कर। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। उमेश अब पूरी तरीके से घबरा चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके मन में एक तरफ असीम सुख और दौलत का लालच था तो दूसरी तरफ मौत का डर। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मौका है या विनाश का रास्ता। अघोरी कुछ पल खामोशी से उमेश को देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज की रात ठीक से सोच ले। अपने तन मन से जो फैसला करेगा वही मांगना, और जब फैसला पक्का हो जाए तो कल रात ठीक 12 बजे के बाद पास वाले शमशान घाट में आ जाना। मैं तुझे तेरी सोची हुई शक्ति जरूर दूंगा। इतना कहकर अघोरी ने अंधेरी की तरफ एक कदम बढ़ाया और पल भर नजरों से ओझल हो गया। उमेश वहीं कुछ देर तक सन खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। किसी तरह वह खुद को संभालते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ लौट आया। उस रात उमेश की आंखों में नींद नहीं थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बार बार अघोरी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। दौलत, शक्ति या मौत। कई बार वह उठकर बैठ जाता, कई बार पसीने से तर हो जाता। आखिरकार लंबी सोच विचार के बाद उसने मन ही मन अपना फैसला कर लिया। अगली सुबह रोज की तरह वो काम पर चला गया, लेकिन उस दिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे तैसे रात की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर वो घड़ी आ ही गई। रात के ठीक 12 बजे उमेश अपने कमरे से बाहर निकल पड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में वह शमशान घाट के बाहर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा, अजीब सी ठंडक। उमेश ने गहरी सांस ली और शमशान के अंदर कदम बढ़ा दिया, ये जाने बिना कि अब लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद होने वाला है। उमेश भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, ना ही उसे किसी अनजान चीज से डर लगता था। इसी भरोसे के साथ वो आधी रात को अकेला ही शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे सांस रोककर बह रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उमेश शमशान घाट के पास पहुंच ही जाता है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर दूर जलती हुई एक आग पर पड़ी। वह आग सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी लपटें सीधी ऊपर ने जाकर टेढ़ी मेढ़ी नाच रही थी। उमेश अनजाने डर की वजह से कांपने लगा, लेकिन जैसे तैसे उस आग की तरफ बढ़ गया। जैसे वह पास पहुंचा, उसकी आंखें अपने आप फैल गई। आग के सामने एक अघोरी बैठा था, नंगे बदन, शरीर पर राख लिपटी हुई, बिखरे हुए बाल और आंखें बंद। वह धीमी डरावनी आवाज में कुछ मंत्र जाप कर रहा था। मंत्र ऐसे थे जिसे सुनकर उमेश का दिल तेज से धड़कने लगा। अभी उमेश ये सब देख ही रहा था कि अचानक अघोरी ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। उसने बिना हिले धीमी आवाज में कहा, आ गए तुम।
ये सुनते ही उमेश के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं आ गया। अघोरी ने अपने सामने जमीन पर इशारा किया और कहा, यहाँ बैठ जाओ। उमेश उस अघोरी के सामने बैठ जाता है। तभी वो अघोरी उमेश से बोलता है, क्यों उमेश, क्या तुम सच में अपनी मनचाही शक्ति पाने के लिए तैयार हो? ये सुनकर उमेश की दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर सांस जुटाकर बोलता है, बाबा, क्या आपको सच में पता है कि मुझे क्या चाहिए? अघोरी अचानक अपनी आंखें खोल देता है और आंखों में आग की लपटें नाचती हुई दिखाई देती है। वह उमेश को सीधे घूरते हुए कहता है, कर्ण पिशाचनी। ये नाम सुनते ही उमेश का शरीर सिहर उठता है। अघोरी आगे बोलता है, मुझे तेरे मन की हर बात का पता है उमेश। तेरा डर, तेरा लालच, तेरे अधूरे सपने, तेरी वो भूख जो तू रातों में सोने नहीं देती। अघोरी की आवाज़ और गहरी हो जाती है। तू धन चाहता है, तू ऐश चाहता है, तू जिंदगी चाहता है और जो तूने सिर्फ अपने सपनों में देखी है। उमेश के माथे से पसीना टपकने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। अघोरी धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, और हाँ उमेश, कर्ण पिशाचनी तुझे सब कुछ दे सकती है, लेकिन याद रख, वो सिर्फ देती नहीं, वो लेती भी है। ये कहते ही शमशान की आग अचानक और तेज हो गई। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी और उमेश के कानों में पहली बार किसी औरत की धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। अघोरी अचानक अपने हाथ उठाकर उमेश को रोक देता है। उसकी आवाज़ अब पहले से और भारी हो चुकी थी। उमेश, जल्दबाजी मत कर, पहले पूरी बात सुन ले। शमशान की आग एक पल के लिए अजीब तरह से कांपती है। अघोरी आगे बढ़ के कहता है, ये सिद्धि मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन ये सवाल है, क्या तुझे संभाल पाएगा? उमेश बिना सोचे जल्दी से बोल देता है, हाँ बाबा जी, मैं संभाल लूंगा। अघोरी धीरे से मुस्कुराता है। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं, किसी ऐसी चीज की थी जो बहुत कुछ देख चुकी थी। वो कहता है, जिस सिद्धि को संभालने की तुम बात कर रहे हो, पहले उसके बारे में जान तो लो। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अघोरी बोलता है, जिस कर्ण पिशाचनी की मैं बात कर रहा हूँ, वह तुझे अमीर बना देगी रातों रात। लेकिन ये कहते ही वह रुक जाता है और उसी पल उमेश के कानों में हल्की सी औरत की हंसी गूंजती है। अघोरी फिर बोलता है, उसकी कुछ शर्तें होगी। शर्तें नहीं, वचन। उमेश डरते हुए पूछता है, कैसी शर्तें बाबा जी? अघोरी की आंखें लाल सी चमकने लगती है। वो तुझसे 3 वचन मांगेगी, जब तुम उसे वो तीनों वचन दे दोगे। लेकिन याद रखना उमेश, अगर तुमने उन वचन में से एक भी तोड़ा, शमशान में अचानक हवा तेज हो जाती है। अघोरी लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, तो वह तुम्हें मार डालेगी। उमेश का शरीर सिहर उठता है। उसके होठ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में लालच बोलता है, अगर अमीर बनना है तो वचन देने में क्या जाता है। वो खुद से कहता है, मैं क्यों तोड़ूंगा वचन? अघोरी उसके मन की बात पढ़ चुका था। वो कहता है, जो भी मैंने कहा है उसे याद रखना। फिर सीधे पूछता है, क्या तुम तैयार हो? उमेश गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन उमेश नहीं जानता था कि जिस सिद्धि को पाने के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, वो उसे स्वर्ग की तरफ नहीं, नर्क की तरफ ले जाएगी। अघोरी जमीन पर कुछ चिन्ह बनाता है, फिर तेज आवाज में मंत्र जाप करने लगता है। उसके मंत्र इंसानी बादशाह जैसे नहीं थे। कुछ ही देर बाद वह उमेश से कहता है, दोहराओ। डरते हुए उमेश भी उन मंत्रों को पढ़ने लगता है। मंत्र खत्म होते ही अघोरी एक पुराना मटमिला कागज उमेश को देता है। इन मंत्रों का हर रोज जाप करना होगा, जितने दिन मैंने बताया है उतने दिन। फिर वह गंभीर होकर बोलता है, अब तुम्हें अकेले रहना होगा। उमेश चौंक जाता है, अकेले मतलब? अघोरी ठंडी आवाज में बोलता है, जिस दोस्त के साथ तुम रहते हो उससे अलग हो जाओ। अगर वह तुम्हारे साथ रहा तो उसकी जान को खतरा हो। थोड़ी देर रुक के अघोरी फिर से कहता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी तुम्हारे पास किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डर के बावजूद उमेश हामी भर देता है। वह आखिरी सवाल पूछता है, बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि सिद्धि पूरी हो गई? अघोरी धीरे से कहता है, तुम्हारे कान के पास एक आवाज आएगी, वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगी और हो सकता है वह तुम्हें दिखने भी लगे किसी भी रूप में। ये कहते ही अघोरी अंधेरे में
खुलता चला जाता है। कांपते हाथों से उमेश उसे प्रणाम करता है और भारी मन से वहाँ से लौट आता है, अनजान इस बात से कि वह जिंदगी में कुछ भी सामान्य रहने वाला नहीं है। अगली सुबह उमेश बिना किसी को बताए सीधे अपने कमरे पर लौट जाता है। तब तक रमेश कमरे में ही मौजूद था। इतनी सुबह उमेश को देखकर रमेश हैरान हो जाता है। उमेश का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले साए थे, जैसे उसने पूरी रात नींद नहीं ली। भाई इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? तुम तो कल बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट के किसी वर्कर के साथ रुक गया हूँ। उमेश उससे आंखें चुराता है। वो धीमी और ठंडी आवाज में बोलता है, हाँ वहाँ गया था, लेकिन अब पूरा दिन यहीं पड़ा रहूंगा। उसके बोलने के लहजे में अजीब सी बेरुखी थी। रमेश को अंदर ही अंदर कुछ गलत सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उमेश कभी उससे इस तरीके की बात नहीं करता था। थोड़ी देर चुप्पी के बाद उमेश अचानक कह देता है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। रमेश चौंक जाता है। क्या? उमेश आगे बोलता है, रेस्टोरेंट के पास मुझे दूसरा कमरा मिल गया है, अब से मैं वहीं रहूंगा। ये सुनते ही रमेश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबरा कर पूछता है, भाई क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर मेरी बात से तुझे कुछ बुरा लगा हो तो यार मुझे माफ कर दे। इस तरीके से अचानक कमरा क्यों छोड़ रहा है? उमेश की आंखों में अचानक अजीब सी कठोरता आ जाती है। वह सपाट लहजे में कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वह अपना सारा सामान समेटने लगता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज़ रमेश के दिल को जैसे चीर देती है। रमेश वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बचपन के इतने जिगरी दोस्त को ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे दूर जा रहा है। ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। अब उमेश अकेले रेस्टोरेंट के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगता है। सुबह देर से उठता है, शाम को रेस्टोरेंट में काम करने जाता है और रात अकेले कमरे में लौट आता है। जब भी कभी रेस्टोरेंट में रमेश उससे मिलता है, रमेश पहले की तरह प्यार से बात करता है, लेकिन जैसे ही वो पूछता है, यार कमरा क्यों छोड़ा, उमेश हर बात टाल जाता है। अकेले रहते रहते उमेश को तकरीबन 1 महीना हो जाता है, लेकिन अब तक कोई आवाज़ नहीं आई थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ रात भर मंत्रों का जाप। अब उमेश के मन में एक डर जन्म लेने लगता है, कहीं वो अगोरी झूठा तो नहीं था? जिस सिद्धि के लिए मैं रोज खुद को तोड़ रहा हूँ, कहीं ये सब बेकार तो नहीं? उमेश नहीं जानता था कि जिस रात उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, उसी रात कोई उसके कान के पास सांस लेने वाली है। अभी तक मुझे कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल उमेश के दिमाग में बार बार उठता है, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। उसे क्या पता था कि एहसास आ चुका है, बस उसने अभी उसे पहचाना नहीं है। उस रात उमेश अपने छोटे से कमरे में अकेला सो रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर पर कोई और उसके साथ लेटा हुआ है। बिस्तर हल्का सा दबता है। उमेश नींद में करवट बदलता है, लेकिन फिर सोचता है शायद थकान ज़्यादा है, और फिर आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद फिर वही एहसास, और इस बार ज़्यादा साफ, जैसे किसी ने उसका ठंडा हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिया हो। वो हाथ बहुत मुलायम था, लेकिन उसकी ठंडक सीधे उमेश की रूह तक उतर गई। धीरे धीरे वह हाथ उसके पेट की तरफ सिरकने लगा और फिर अचानक उसे कसकर पकड़ लेता है। अब उमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कोई है। डर के मारे हुए झटके से आंखें खोल देता है, उठकर अपने पास वाले बिस्तर की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, खाली बिस्तर, खामोश कमरा, सन्नाटा। उमेश हाँफते हुए चारों तरफ देखता है और फिर खुद को समझाता है शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। वो डर को जबरदस्ती दबाकर फिर से सो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो सपना समझ रहा है वो सपना नहीं, उसकी हकीकत बनने वाली है। अगले दिन उमेश रोज की तरह रेस्टोरेंट में काम करने निकल जाता है। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। इस बार वो रेस्टोरेंट के पास आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। उसकी शिफ्ट 2 बजे की थी, लेकिन वो 1:30 बजे ही पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उमेश सोचता है जब तक शिफ्ट शुरू हो तब तक चाय पी लेता हूँ। चाय की दुकान पर पहले से ही 2 और वेटर बैठे थे, उनकी भी शिफ्ट उमेश के साथ ही थी। उमेश उनके पास बैठ जाता है और चाय मंगवाता है। तीनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी उनमें से एक वेटर हंसते हुए कहता है, भाई इस दुकान की चाय कमाल की है। जब भी मैं रेस्टोरेंट रहता हूँ
यहाँ की चाय पीकर ही जाता हूँ, अब तो आदत सी पड़ गई है। उसकी बात सुनकर उमेश अचानक उसकी तरफ घूर कर देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर वह बिल्कुल सपाट आवाज़ में कहता है, आज के बाद तुम्हें चाय नसीब नहीं होगी। ये सुनकर वह बेटा चौंक जाता है। क्या तुम कैसी बात कर रहे हो? मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? उमेश धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। फिर वह धीमी ठंडी आवाज़ में कहता है, मैं मजाक कर रहा था। और उसी पल उमेश के कान के पास किसी औरत की हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है। सच कहो, उसे सच पता है? उमेश एक पल के लिए सिहर जाता है और फिर वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। उमेश बिना कुछ बोले चाय की दुकान से उठता है और सीधे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाते ही दोनों वेटर हंसने लगते हैं, एक दूसरे से धीरे धीरे कहते हैं, लगता है दिमाग खराब हो गया इसका, अजीब अजीब बातें कर रहा था, पागल कहीं का। उमेश उनकी बातें साफ साफ सुन लेता है, लेकिन वह रुकता नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर काम करने लग जाता है। प्लेटें उठाते हुए, ऑर्डर लेते हुए अचानक उसके दिमाग में एक सवाल कौन जाता है, अभी भी मेरे मुंह से वो सब कैसे निकल गया? मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज के बाद तुम्हें चाय नहीं मिलेगी? और वो आवाज़, वो औरत की आवाज़, वो कौन थी? उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। अब उसे एहसास होता है कि उसने बिना सोचे जो कुछ भी कहा वो उसके अपने शब्द नहीं थे, लेकिन वह खुद को संभालता है और कुछ नज़रअंदाज करके काम करने लगता है। शिफ्ट ख़त्म होती है। उमेश थका हुआ अपने कमरे की तरफ लौट आता है। उस रात जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता है, वही एहसास आज फिर, लेकिन इस बार और ज़्यादा साफ, जैसे कोई उसके पीछे आकर लेट गया हो। एक ठंडा नरम हाथ धीरे से उसकी कमर पर आता है। उमेश की सांसें अटक जाती है। वो डर जाता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खोलती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वही हाथ उसके शरीर पर और कसकर लिपट जाता है। अब उमेश के दिमाग में एक ख्याल जन्म लेता है, कहीं ये सब उसी सिद्धि का असर तो नहीं, कहीं कन पिशाचनी आ तो नहीं गई। ये सोचकर वह खुद को समझाता है, जो भी हो डरना नहीं है, और आंखें बंद करके फिर से सो जाता है। अगली सुबह हर रोज़ की तरह उमेश काम पर निकलता है, लेकिन आज जैसे ही वह रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती है। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका खून जम जाता है। रेस्टोरेंट के सामने जो चाय की दुकान थी, आज वहाँ कुछ भी नहीं था। जली हुई लकड़ियाँ, काली पड़ी दीवारें, राख का ढेर। पूरी दुकान रात में लगी आग से जलकर तहस नहस हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई दुकान थी ही नहीं। उमेश का दिमाग सन पड़ जाता है। उसे कल की बात याद आ जाती है, आज के बाद तुम्हें ये चाय नसीब नहीं होगी। उसके मुंह से हल्की सी सांस निकलती है। तो इसका मतलब वो सच थी, कन पिशाचनी सच में आ चुकी है। उसी वक्त वे दोनों बेटे उसे देख लेते हैं और जैसे उनकी नज़र उमेश पे पड़ती है, उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। आंखों में डर साफ झलकता है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उमेश की तरफ। उन्हें कल की हर बात याद आ चुकी थी। उमेश बिना कुछ बोले धीरे धीरे रेस्टोरेंट में चला जाता है, लेकिन उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है। देखा, मैंने कहा था ना। और उमेश समझ आता है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कल कैंटीन में जिन दो वर्कर्स के साथ उमेश बैठा था, वे दोनों आज पूरे रेस्टोरेंट में एक ही बात फैला रहे थे। कल उसने हमसे ये कहा था, वो सब आज सच हो गया। उसने साफ कहा था कि आज के बाद ये कैंटीन दिखाई नहीं देगी, और देख लो, सब जलकर राख हो गया। ये बात धीरे धीरे पूरे रेस्टोरेंट में आग की तरह फैल जाती है। कोई डर से, कोई शक से, तो कोई दूर से ही उसे घूर कर देखने लगता है। लेकिन उमेश इन बातों से बेपरवाह अपना काम खत्म करता और चुपचाप
अपने कमरे की तरफ लौट आता है। आज की रात कुछ अलग थी, कुछ बहुत अलग। कमरे में पहुंचते ही उमेश खाना खाता है। उसका मन अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। फिर वह बिस्तर पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगती है और वह नींद की आगोश में चला जाता है। लेकिन पिछली 2 रातों की तरह आज भी वही एहसास, वही ठंडा हाथ, इस बार और ज़्यादा साफ और ज़्यादा नज़दीक। उमेश हल्की सी करवट बदलता है और उसी पल उसकी आंखें खुल जाती है। एक परछाई उभरती हुई दिखाई देती है। अब वह पूरी तरीके से आंखें खोल कर देखता है। उसकी रूह तक कांप जाती है। उसके बगल में बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उमेश ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें सामान्य नहीं थी, वे सीधे उमेश की आत्मा को घूर रही थी। डर के हमारे उमेश की आवाज़ कांपने लगती है। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लड़की हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर वह धीमी और भारी आवाज़ में बोलती है, मुझे नहीं पहचाना? तुम ही तो कई दिनों से मुझे बुला रहे थे। अब जब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तो तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? ये सुनते ही उमेश का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, कर्ण पिशाचनी। डरते हुए उमेश कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। लड़की और पास खिसक जाती है। फिर वह मुस्कुरा कर कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं, आज से मैं तुम्हारी हूँ। ये सब सुन के उमेश की सांसें रुक सी जाती है। वो हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो? लड़की धीरे से उसके कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है, हाँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। उमेश को अघोर की हर बात याद आ जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह भारी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें वो 3 वचन दूंगा जो भी तुम मुझसे मांगोगी। लड़की की मुस्कान थोड़ी थोड़ी और गहरी हो जाती है और कमरे की हवा एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठती है। तो सुनो, पहला वचन। उमेश की बात सुनते ही कर्ण पिशाचनी की मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसकी आंखें अचानक काली और गहरी हो जाती है। कमरे की हवा और ठंडी हो जाती है। फिर वह भारी और सिसकते हुए आवाज़ में कहती है, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने इन वचन में से एक भी तोड़ा तो हो सकता है तुम जिंदा ही ना रहो। ये कहते हुए उसकी उंगलियां उमेश की गर्दन को हल्के से छू जाती है। उमेश एक पल के लिए सिहर उठता है, लेकिन उसके दिमाग में डर से ज़्यादा लालच था, अमीर बनने का पागलपन। वह कांपती आवाज़ में कहता है, मुझे सब मंजूर है, तुम अपने वचन बताओ। उमेश किसी भी हद तक जा सकता था। वह ये नहीं जानता था कि जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है उसका अंत जिंदगी नहीं बल्कि नर्क था। कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे उसके पास आ जाती है। अब उसकी आवाज़ सीधे उमेश के दिमाग में गूंज रही थी। तो सुनो, मेरा पहला वचन, आज से तुम मेरे अलावा किसी भी स्त्री के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी हर एक इच्छा सब सिर्फ मेरी होगी। किसी भी औरत से कोई भी संबंध नहीं। आज से तुम सिर्फ मेरे हो। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, बोलो, क्या तुम पहला वचन देने के लिए तैयार हो? उमेश कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसके दिमाग में रजनी का चेहरा उभरता है, उसकी पत्नी। लेकिन फिर उसके मन में एक ही आवाज़ गूंजती है, अगर मना किया तो ये चली जाएगी।
और मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। लालच उसकी इंसानियत खा जाता है और वह कह देता है, मैं पहला वचन देता हूँ। ये सुनते ही कणपिशाचनी की हंसी कमरे में गूंज उठती है। अब वह दूसरा वचन कहती है, आज के बाद तुम अपने घर में किसी भी भगवान की पूजा नहीं करोगे। कोई दिया नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं। वचन दो मुझे। उमेश बिना रुके कह देता है, मैं वचन देता हूँ। अब उसका चेहरा और ज़्यादा डरावना हो जाता है। वो धीरे से उसके कान के पास झुकती है और तीसरा और आखिरी वचन फुसफुसाती है, मुझे ये वचन दो कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। चाहे मैं तुम्हारे कान के पीछे कुछ भी कहूँ, तुम उसे कभी अनसुना नहीं करोगे और मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। वचन दो मुझे। उमेश की आंखें खाली हो जाती है। अब वह सिर्फ एक शरीर था। वह धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तीसरा वचन भी देता हूँ। और जैसे ही तीनों वचन पूरे होते हैं, कमरे की बत्ती चपकने लगती है और कणपिशाचनी जोर से हंसती है। लेकिन अब उसकी हंसी में खुशी नहीं, शिकार मिलने की तसल्ली थी। और उसी पल एक आवाज़ अंधेरे में गूंजती है, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह उमेश की आँख खुलती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ये खुशी सामान्य नहीं थी, ये किसी और की दी हुई थी। अब वह मन ही मन कणपिशाचनी को कहता है, अब एक पल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अमीर बना दो। तभी उसके कान के पास बड़ी ठंडी फुसफुसाती आवाज़ गूंजती है, तुम रोज़ की तरह रेस्टोरेंट जाओ। ये सुनकर उमेश चौंक जाता है। अब जब तुम मेरे साथ हो, अब मुझे रेस्टोरेंट में काम करने की क्या ज़रूरत है। कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। फिर वही आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त होकर कहती है, आज रेस्टोरेंट जाओ। आज तुम्हें खुद दिखेगा कि आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती हूँ। डर और जिज्ञासा के बीच उमेश मान जाता है और सीधे रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही उमेश रेस्टोरेंट पहुँचता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग उसे घूर रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, क्योंकि कैंटीन वाली बात अब पूरे रेस्टोरेंट में फैल चुकी थी। कल इसने कहा था और रात में सच में आग लग गई। उमेश उन चेहरों को देखकर अनजाना होने का नाटक करता है, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आता है। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह उमेश को अपने पास बुलाता और धीमी आवाज़ में पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि सामने वाली कैंटीन जलने वाली है। उमेश कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है, मुझे बस एक एहसास हुआ था, मैंने कह दिया। अगर वो सच हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती। ये कहते वक्त उमेश को खुद महसूस नहीं हुआ ये शब्द उसके नहीं थे। वो आवाज़ अब उसके अंदर बोलने लगी थी और रेस्टोरेंट में खड़े लोग अनजाने में एक ऐसे इंसान को देख रहे थे जिसकी ज़िंदगी अब उसकी अपनी नहीं रही थी। उमेश की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक अचानक उसे घूरने लगता है। उसकी आंखों में शक था और आवाज़ में जहर। वे धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं उस कैंटीन की तबाही में तुम्हारा हाथ तो नहीं। ये सुनते ही उमेश के अंदर कुछ टूट जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, सांस तेज हो जाती है। वह गुस्से में चिल्ला उठता है, आप मुझ पर ऐसे ही झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन तभी उसके कान में बिल्कुल पास वही ठंडी रेंगती हुई फुसफुसाती आवाज़ लौट आती है, कह दो, उसे सच बता दो। उमेश का चेहरा सख्त हो जाता है। आवाज़ अब उसकी नहीं लग रही थी। वह रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है, आपने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है जबकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। फिर अचानक उसके होठों में से एक शब्द निकलता है जिसे सुनकर खुद उमेश भी अंदर से कांप जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो जल्दी अपने घर पहुंच जाइए, क्योंकि अब कुछ ही देर में आपके बेटे पे संकट आने वाला है।
उसकी जान को खतरा है। ये सुनते ही रेस्टोरेंट के मालिक का चेहरा पीला पड़ जाता है, गुस्सा डर में बदल जाता है। वह चीखते हुए कहता है, ये आदमी पागल हो गया है, और अगले ही पल उमेश को रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। सड़क पर खड़ा उमेश अपमान और गुस्से से पागल हो रहा था। वह सीधा अपने कमरे पे लौट आता है। कमरे की दीवारें से मानो घूर रही थी। वह गुस्से में चिल्लाता है, सामान पटकता है। तभी अंधेरे में से वही मीठी लेकिन खतरनाक आवाज़ आती है, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उमेश दहाड़ता है, अब तो खुश हो ना, मुझे बेइज्जत करवा दिया। तुमने जो भी मेरे कान में बोला मैंने वही कहा, फिर भी उसने मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। कर्ण पिशाचनी हल्की सी हंसी हंसती है। वो हंसी कमरे की हवा जमा देती है। वह कहती है, फिक्र मत करो, मैंने जो भी तुमसे करवाया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है। अब से थोड़ी देर में वही रेस्टोरेंट का मालिक तुम्हारे कदमों में होगा। ये सुनकर उमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह मन ही मन सोचता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अचानक धड़ 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 दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगता है, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। उमेश कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलता है, और जैसे दरवाज़ा खुलता है उसके सामने रेस्टोरेंट का मालिक खड़ा होता है। लेकिन अब वह आदमी पहले जैसा नहीं था। चेहरा पीला, आंखें रोकर लाल, सांस फूली। उमेश के अंदर फिर से गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है, अब यहाँ क्या लेने आए हो? बेइज्जत करके मन नहीं भरा? अगले ही पल रेस्टोरेंट का मालिक उमेश के पैरों में गिर जाता है। जमीन पर सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रोता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो, वो मर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और उमेश के कान के पास एक बार फिर वही आवाज़ फुसफुसाती है, देखा, मैंने कहा था ना, सब तुम्हारे कदमों में होगा। इसके बाद वो रेस्टोरेंट का मालिक कांपती आवाज़ में उमेश से कहता है, मैंने आपकी बात ना मान कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप जो कह रहे थे वो सब बिल्कुल सच निकला। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट जाती है। मेरे बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अभी अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर भी कुछ पक्का नहीं कह रहे हैं। आप भी कुछ करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। उस आदमी की आंखों में डर था, बेबसपन था और मौत का साया था। रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुनकर उमेश एक पल के लिए पत्थर सा बन जाता है। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे बेटे पर संकट आने वाला है। उमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने उसे रेस्टोरेंट से धक्के मार के निकाला था, आज वही आदमी उसके पैरों में पड़ा है, अपनी औलाद के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन अगले ही पल उमेश के मन में सवाल उठता है, मैं इसे कैसे बचाऊंगा? ये तो डॉक्टरों का काम है। अभी उमेश यही सोच ही रहा था कि तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही पहचानी ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, कह दो, उसे यकीन दिला दो। उमेश की आंखें एक पल के लिए सुनसान हो जाती है। कर्ण पिशाचनी की आवाज़ पर बिना सोचे समझे उमेश रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है, डरो मत, तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जैसे ही उमेश के मुंह से शब्द निकलते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौट आती है। वे रोते रोते कहता है, अगर मेरे बेटे की जान बच गई तो मैं आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। आप जो चाहोगे वो मैं आपको दूंगा। उमेश ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम यहाँ मत रुको, अपने बेटे के पास जाओ, वो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही रेस्टोरेंट का मालिक उमेश के पैर छू के तेजी से वहाँ निकल जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज पहली बार उसे सच में एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा। वह धीरे से कर्ण पिशाचनी की तरफ देखता है और कहता है, मान गया, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। कर्ण पिशाचनी धीरे डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, अभी तो तुमने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है, ये तो सिर्फ एक झलक मात्र थी। आगे आगे देखो, मैं तुम्हें किन ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। उसकी आवाज़ में लालच भी था।
और मौत का वादा भी। इसी तरीके से 1-2 दिन और निकल जाते हैं। उमेश को नींद कम और डर ज़्यादा आने लगा था। और फिर एक बार फिर रात के सन्नाटे में धड़ 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 उमेश के दरवाजे पे जोरदार दस्तक होती है। उमेश दिल थाम का दरवाज़ा खोलता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है उसके सामने फिर से वही रेस्टोरेंट का मालिक खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। इसके बाद वो रेस्टोरेंट का मालिक धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें लाल और कांप रहा था। वह अचानक आगे बढ़ के उमेश को जोर से गले लगा लेता है। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। तुम्हारी एक एक बात, एक एक शब्द सच निकला। मेरा बेटा बच गया। ये कहते हुए वो फूट फूट के रोने लगता है। उमेश कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, फिर ठंडी आवाज़ में कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले ही पल रेस्टोरेंट का मालिक अपने साथ लाया हुआ एक भारी भरकम बैग उमेश के सामने रख देता है। जैसे ही उमेश बैग खोलता है उसकी सांस एक पल के लिए रुक जाती है। बैग के अंदर नोटों का समुद्र था। इतना पैसा, इतना बेहिसाब पैसा। उमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ज़िंदगी में पहली बार उसने इतनी दौलत एक साथ देखी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। रेस्टोरेंट का मालिक धीमी आवाज़ में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए एक घर भी रखा हुआ है, एक बड़ा आलीशान घर, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे की जान तुमने बचाई है। ये कहते ही वो मालिक बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ उमेश था और एक अदृश्य साया कणपिशाचनी। वो मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में लालच भी था और विनाश का बीज भी। पैसों की उस गंध ने उमेश के दिमाग को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। वो हंसने लगा बिना वजह। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसने अपना पुराना कमरा छोड़ दिया। अब वो एक आलीशान हवेली में रहने लगा। वही हवेली जो रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे गिफ्ट की थी। धीरे धीरे शहर में एक अफवाह फैलने लगी। एक आदमी है जो भविष्य देख सकता है, जिसकी कही हर बात सच हो जाती है। लोग दूर दूर से उमेश के पास आने लगे। कोई अपनी नौकरी पूछता, कोई बीमारी, तो कोई मौत की तारीख। और हर बार कणपिशाचनी उमेश के कान में फुसफुसाती और उमेश वही दोहराता। जो वो कहता वही होता। अब उमेश सिर्फ एक आदमी नहीं रहा था, वो बन चुका था भविष्य बताने वाला बाबा। पैसे उसके कदमों में गिरने लगे थे। सोना, जमीन, गाड़ियाँ, सब कुछ ही दिनों में उमेश का नाम शहर के अमीर लोगों में शुमार होने लगा। लेकिन पैसे की इस नशे ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने अपनी पत्नी रजनी को लगभग भुला ही दिया था। हाँ, हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन बात अब ना के बराबर होती थी। उमेश को कई महीने हो चुके थे गांव गए हुए, और उधर रजनी हर रात दरवाजे की तरफ देखकर सोती थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, उमेश अब तक लौटा क्यों नहीं। उसे एक अनजाना सा डर काटने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका पति अब इंसान नहीं रहा। वो उसकी ज़िंदगी पर अब किसी और का कब्जा हो चुका था। लेकिन अब उमेश सिर्फ घर से दूर नहीं था, वो रजनी की ज़िंदगी से भी गायब हो चुका था। अब वो फ़ोन तक नहीं उठाता था, ना ही कॉल, ना ही कोई मैसेज। उमेश ने पूरी तरीके से रजनी से दूरी बना ली थी। रजनी की चिंता अब उमेश के फ़ोन न उठाने तक सीमित नहीं थी। एक और बात थी जो उसे अंदर तक खा रही थी। पहले उमेश थोड़े बहुत पैसे भेजता था, जिनसे किसी तरह घर चलता था, लेकिन अब हर महीने इतनी भारी रकम आने लगी थी कि रजनी के हाथ कांप जाते थे। इतने पैसे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से रजनी के मन में एक डर जन्म लेने लगा। कहीं उमेश कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। पैसे का लालच रजनी को कभी नहीं था। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ अपना पति चाहिए था। लेकिन अब उमेश से बात किए कई महीने बीत चुके थे। हर बार फ़ोन करती, नंबर बंद। आखिरकार रजनी ने उमेश के दोस्त रमेश का फ़ोन नंबर निकाला। कांपते हुए फ़ोन लगाया। कुछ ही देर बाद फ़ोन उठा। हेलो। रजनी की आवाज़ बर्रा गई। भैया, मैं रजनी बोल रही हूँ। काफ़ी दिनों से उमेश का फ़ोन नहीं लग रहा है। वो ठीक तो है ना? क्या आप मेरी बात उनसे करवा सकते हैं? फ़ोन के उस सिरे से रमेश की आवाज़
कुछ अजीब थी। भाभी जी, उमेश अब मुझसे भी अलग रहता है। वो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया है, वही रहता है। फिर रमेश थोड़ा रुकता है। लेकिन भाभी जी, एक बात समझ नहीं आई, उमेश ने आपको कुछ बताया नहीं? रजनी के दिल में एक सिरन दौड़ गई। नहीं भैया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस पैसे पैसे भेज देता है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। रमेश कुछ पल के लिए सोच कर कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, आप शहर आ जाइए, मैं आपको खुद रमेश के पास ले चलूँगा। अगली सुबह रजनी शहर के लिए निकल पड़ती है, दिल में डर, आंखों में सवाल। शहर पहुंचते ही रमेश उसे मिल जाता है। दोनों सीधे उमेश के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो उस घर के सामने पहुंचते हैं, रजनी ठिठक जाती है। इतना बड़ा, इतना आलीशान, ऐसा घर उसने अपने सपनों में भी नहीं देखा था। रमेश बेल बजाता है, कुछ ही पल की खामोशी, फिर दरवाज़ा खुलता है। उमेश सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा देख के रजनी को सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगने लगता है। उमेश की आंखों में कुछ पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि कुछ ठंडा, कुछ बेरहम, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, उमेश रजनी को देख के खुश नहीं हुआ था, वो घबरा गया था, क्योंकि उसे पता था इस घर में रजनी का होना खतरे से खाली नहीं है। रमेश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। अरे यार उमेश, अंदर नहीं बुलाएगा या बाहर ही खड़ा रखेगा भाभी जी को? उमेश हिचकिचाते हुए फिर धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। रजनी अंदर जाती है। घर देख के उसकी आंखें फटी रह जाती है, लेकिन दिल को अजीब बेचैनी घेर लेती है। इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, लेकिन एक भी भगवान की तस्वीर नहीं, एक भी मंदिर नहीं। रमेश हंसते हुए कहता है, देख उमेश, तेरा सपना सच हो गया, तू सच में अमीर बन गया, भगवान पे भरोसा रख। इतना कहते ही उमेश अचानक कड़क आवाज़ में बोलता है, ये नाम इस घर में मत लेना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रजनी और उमेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रमेश को अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद रमेश चला जाता है। जाते जाते उमेश उसे ज़बरदस्ती पैसे देता है। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। खाना खाने के बाद रजनी उमेश के साथ उसके कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उमेश उसे रोक देता है। तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। रजनी चौंक जाती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उमेश की आवाज़ अब गुस्से से भरी थी। जो कहा है वही करो, दूसरे कमरे में जाओ। इतना कहकर उमेश दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ रजनी के दिल में चाकू की तरह चुभने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, लेकिन वो खुद को समझाती है, शायद काम का तनाव होगा, सब ठीक हो जाएगा। रजनी दूसरे कमरे में सो जाती है। उसे नहीं पता था कि उस घर की दीवारों में कोई और भी जाग रहा है, और उस रात सिर्फ उमेश ही नहीं, कोई और भी उस कमरे में उसके साथ था। अगली सुबह उमेश के घर के बाहर अजीब सी भीड़ लगी हुई थी। लोग डर, लालच और जिज्ञासा से भरे हुए उसके दरवाजे पे खड़े थे। उमेश एक भारी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं बची थी। एक अजीब सा तूफान, एक अजीब सा सूनापन उतर चुका था। वह एक एक करके लोगों को बुलाता, उनकी हथेली पकड़ता और कुछ ही पल में उनके भविष्य में के ऐसे सच उगल देता, जिन्हें सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। जो भी उमेश कहता, वह डर के मारे चुपचाप पैसे रख देते। वो बिना पीछे देखे वहाँ से चले जाया करते थे। ये पूरा नज़ारा रजनी दूर खड़ी होकर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग बार बार यही सवाल कर रहा था कि क्या ये सच में उसी का पति है जो लोगों का भविष्य देख रहा है। जब सारे लोग चले जाते हैं तो रजनी हिम्मत करके उमेश से पूछती है कि क्या वह सच में भविष्य देख सकता है। लेकिन उमेश बिना उसकी तरफ देखे रुके स्वर में कह देता है, इससे तुम्हें क्या मतलब, अपना काम करो। और इतना कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। रजनी को उसकी बेरुखी अंदर तक तोड़ देती है। एक दिन जब उमेश एक आदमी का भविष्य देख रहा होता है, तभी कर्ण पिशाचिनी उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। लेकिन उस बार उमेश उसे अनसुना कर देता है और खुद ही भविष्य बता देता है। उसी एक पल रूह कपा देने वाली चीख सिर्फ उमेश के कान में गूंजती है और वो कहती है, तुमने मुझे अनसुना किया, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। उमेश के शरीर से जैसे जान निकल जाती है। वह जान जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। घबरा कर वह सबको वापस भेज देता है। वो घर से बाहर निकल जाता है। शाम तक
वह डर के पछतावे में डूबकर नशे में धुत हो जाता है। वो लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता है। रजनी जब तक उसकी हालत देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उमेश ने कभी शराब नहीं पीती। वह उसे कमरे तक ले जाती है, बिस्तर पर सुला देती है और वापस आने लगती है। तभी नशे में बेहोश उमेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उस रात अनजाने में दूसरा वचन भी टूट जाता है। सुबह जब उमेश की आंख खुलती है, वह अपने बगल में रजनी को सोया हुआ देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने कर्ण पिशाचिनी का दूसरा वचन भी तोड़ दिया है। उसी पल फिर से वही भयानक चीज उसके कान में गूंजती है। वो कहते हैं कि आज तुमने मेरा दूसरा वचन तोड़ा है, अब सजा और भी भयानक होगी। और कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो जाता है कि उमेश का शरीर सुन पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे साफ साफ समझ आ चुका था कि इस रास्ते में लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसके बाद उमेश लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलता है, अंधेरी लॉबी में आ जाता है और एक कुर्सी पर ढेर सा बैठ जाता है। उसका सिर दोनों हाथों में था और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। काश उसने उस दिन शराब के नशे को हाथ नहीं लगाया होता। काश उसने कर्ण पिशाचिनी को अनसुना नहीं किया होता। वो खुद को कोस रहा होता। वो देखते देखते दिन ढल गया और डरावनी रात ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात का खाना किसी तरह निकलने के बाद उमेश अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और इस बार रजनी को सख्त लहजे में कह देता है कि तुम अपने कमरे में ही सो जाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज़ में ऐसा ठंडापन था कि रजनी का दिल अंदर से कांप उठा। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उसका पति कभी प्यार और कभी इतनी नफरत से उसे क्यों पेश आता है। उमेश कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही देर बाद भारी मन और डर से और भारी थकान से उसे नींद आ जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज के बाद उसकी नींद हमेशा के लिए छिनने वाली है। आधी रात के करीब उसे महसूस होता है कि उसकी छाती पे कोई भारी भरकम चीज बैठी हुई है। सांस घुटने लगती है, सीना जैसे दबकर टूट रहा हो। वह झटके से आंखें खोलता है और देखता है कि उसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठती है। उसकी छाती पे वही कर्ण पिशाचिनी बैठी हुई थी, लेकिन अब वह किसी खूबसूरत औरत जैसी नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल फट जाए। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी, लंबे नाखून, लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। नाखून इतने बड़े और तेज थे कि मांस चीर सकते थे। उसका चेहरा ऐसा विकृत था कि उमेश की चीख गले में ही अटक गई। डर से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था, जैसे लकवा मार गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वही पिशाचिनी उसकी छाती पर झुकते हुए खौफनाक आवाज़ में हंसती हुई है और कहती है कि मुझे लोगों के वचन तोड़ने की चीखें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तुमने मेरे 2 वचन तोड़े हैं और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अब सिर्फ एक वचन बचा है और अगर वह भी टूट गया तो वही दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह इतनी भयानक हंसी हंसती है कि कमरे की दीवारें तक कांप उठती है और फिर वह उमेश को खिलौने की तरह उठाकर किसी दीवार पर पटकती है, कभी फर्श पर पटकती है। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ खुद उमेश के कान में गूंज रही थी। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीखें पूरे घर में फैल जाती है। बाहर रजनी अपने कमरे से भाग कर आती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। भीतर से उमेश के दर्दनाक चीखें सुनकर रजनी का कलेजा फटने लगता है। घबरा कर वह रमेश को फ़ोन करती है और उसे तुरंत आने को कहती है। कुछ ही देर में रमेश पहुंचता है और बिना सोचे दरवाज़ा तोड़ देता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है, रजनी और रमेश अंदर का नज़ारा देख के सन्न रह जाते हैं। उमेश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसका शरीर जख्मों से पूरा सना हुआ था। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी। रमेश बिना कुछ वक्त गवाए उमेश को उठाकर अस्पताल ले जाता है और रजनी रोते रोते उनके पीछे चली जाती है। अस्पताल में उमेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मशीनों के बीप बीप के बीच रजनी की सिसकियां गूंज रही थी। रोते हुए रमेश से पूछती है, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उमेश मुझसे और तुमसे दूर हो गया? लेकिन रमेश सिर झुकाकर बस इतना ही कह पाता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। उसने बस कहा था कि मुझे अब अकेला रहना है। ये सुनकर रजनी की बेचैनी और बढ़ जाती है और वह टूटे स्वर में कहती है, नहीं भैया, ज़रूर कोई बात है, जरा याद करो, क्योंकि मेरा पति ऐसे बिना वजह कभी नहीं बदल सकता
और उसी पल अस्पताल की लाइटें एक सेकंड के लिए झपकती है, मानो किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी वहां भी महसूस कर ली गई हो। रजनी की बात सुनकर रमेश गहरी सांस लेता है और बोलता है, भाभी जी, उमेश ने कमरा छोड़ने से पहले ठीक एक दिन पहले एक अघोरी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वो उसे अमीर बना देगा। मैंने उसे समझाया था अघोरी की बातों में नहीं आने के लिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना और शायद हो सकता है कि अघोरी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। रजनी के चेहरे पे डर और बेचैनी की लकीरें और गहरी हो गई। वो हकलाते हुए स्वर में पूछती, वो अघोरी कहाँ रहता है रमेश भैया, क्या आपको पता है? रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, एक बार उमेश ने मुझे बताया था कि यही थोड़े पीछे एक शमशान घाट है, वहीं वो अघोरी रहता है। लेकिन भाभी जी, आप अघोरी के बारे में क्यों पूछ रही हो? रजनी ने डर और हिम्मत के मिश्रण स्वर में कहा, रमेश भैया, आप मानो या ना मानो, इसमें ज़रूर उस अघोरी का हाथ है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। रमेश चुपचाप सिर हिला देता और रजनी और रमेश शमशान घाट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, अंधेरी हवाओं में सन्नाटा और घाट के बीचों बीच एक अघोरी बैठा था। उसकी आंखों में अनजानी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। जैसे ही अघोरी ने उन्हें देखा, वह धीमी भयानक आवाज में बोला, मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रजनी की आंखें भर रही, वो कांपते हुए स्वर में बोली, बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए। तभी अघोरी बोला, तुम्हारा पति बहुत लालची निकला, अमीर बनने की उसकी लालसा उसकी सजा बन गई। उसने मुझे कभी याद नहीं किया। तुम सभी इंसान एक जैसे हो, जब तक तुम्हारा मतलब निकलता है तब तक उनके साथ हो, फिर किसी की कोई परवाह नहीं। रमेश ने बेबस होकर कहा, बाबा कुछ भी करो, मेरे दोस्त को बचा लो। अघोरी ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक तुम्हारा दोस्त तीसरा वचन नहीं तोड़ता उसे मौत नहीं मिलेगी, लेकिन हर दिन वह अधमरा होगा, क्योंकि उसे कण पिशाचने के 2 वचन तोड़े हैं। जब तक वह तीसरा वचन नहीं तोड़ेगा उसे मृत्यु नहीं आएगी। अब रजनी अपने घुटनों पर बैठ के बाबा के सामने रोने लगती है। बाबा, कृपा करके मुझे कोई रास्ता दिखाइए। थोड़ी देर उसकी सिसकियां सुनकर अघोरी की कठोरता में थोड़ी नरमी आई और उसने धीरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपने पति को समझा देना कि भविष्य में कभी लालच के लिए कोई गलती ना करे। लालच इंसान को मिट्टी में मिला देता है। अघोरी ने अपनी झोली में से एक चमकती हुई विभूति निकाली और रजनी को देते हुए कहा, इस विभूति को अपने पति के जिस्म पर लगा देना। जब तक यह इसके शरीर पर रहेगा, कण पिशाचनी उसे कुछ नहीं कर पाएगी, और जैसे ही वह पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसे मेरे पास ले आना। रजनी ने कांपते हुए हाथों से विभूति ली और सीधे अस्पताल की तरफ भाग पड़ी। रमेश भी उसके साथ पीछे पीछे भागने लगा। उसने जैसे ही अघोरी ने कहा वैसा ही किया। धीरे धीरे उमेश की हालत सुधरने लगी। हर दिन रजनी उसे सावधानी से ये विभूति लगाती रही, लेकिन रात के अंधेरे में जब उमेश सो रहा था तभी कण पिशाचनी उसकी नींद में आती और भयानक स्वर में डराते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि उमेश की हड्डियां तक कांप उठती। रजनी ने ज़्यादा देर नहीं की, वो सीधे अघोरी के पास उमेश को लेके चली गई। उमेश ने अपने पैरों पर गिरकर अघोरी से हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा, बाबा जी मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। अघोरी की आंखों में रहस्यमय चमक और ठंडी मुस्कान थी। वो चुपचाप उमेश को देखता रहा और फिर धीरे स्वर में कहा, जो होना है वो अभी होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार सुरक्षित रखूंगा जब तक तुम सीख नहीं लेते। उमेश कांपते हुए फुसफुसाया, वह मुझे मार डालेगी। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। अघोरी की आंखों में रहस्यमय चमक, ठंडी मुस्कान और ज्यादा बढ़ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, इतना ही काफी है। फिर अघोरी ने धीरे धीरे हाथ उठाए और उमेश और रजनी को एक अदृश्य चमकते हुए घेरे में बांध दिया। उस घेरे के चारों ओर अंधेरी लपटें उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें घेरे में बंद रखे हुई हो। अघोरी ने गंभीर स्वर में और चेतावनी देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे में से बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। यहाँ से बाहर मत निकलना, एक कदम भी बाहर मत निकालना,
उमेश और रजनी कांपते हुए घबराते हुए हामी भरते हैं। तभी अघोरी ने अपने होठों में से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। हवा में अजीब से कान फाड़ देने वाले स्वर गूंजने लगे जो रग रग में डर घोल रहे थे। जैसे जैसे मंत्र गूंज रहे थे, शमशान घाट का वातावरण पूरी तरीके से बदल चुका था। चारों तरफ अंधेरा, गहरा अंधेरा। फिर अचानक धुएं की एक तरह अचानक एक परछाई सामने आती है। कर्ण पिशाचनी वहां प्रकट हुई, लेकिन अब वह कोई सुंदर लड़की नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, दांत लंबे, नाखून डरावने जैसे रजनी और उमेश की आत्मा को चीरने के लिए काफ़ी थे। उसका चेहरा इतना विकृत और भयानक था कि हवा में ही चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने डरावनी आवाज़ में चीखते हुए कहा, तुमने मेरे 2 वजनों को तोड़ा है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। उसकी चीखें इतनी डरावनी थी कि ज़मीन तक कांप जाती है, पेड़ हिलने लगते हैं। लेकिन अघोरी ने तुरंत अपनी शक्ति दिखाई और एक तेज रोशनी के झटके कर्ण पिशाचिनी को दे दिए। वो चारों तरफ तड़तड़ाहट बिजली के बीच फंस गई। उसकी चीखें दर्द और क्रोध का मिश्रण बन चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी ने बार बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन अघोरी के मंत्र और शक्ति के घेरे में फंसकर वह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसकी चीखें और जोर पकड़ने लगी। फिर अचानक वह धुएं में बादल में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। अघोरी ने धीरे स्वर में कहा, अब तुम दोनों सुरक्षित हो, अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रजनी और उमेश कांपते हुए, थके और डर के मारे लिपटे अघोरी के चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर अघोरी कहता है, याद रखना, लालच इंसान को मिट्टी में मिला देता है। सिद्धियों के पीछे मत भागो। जब तक इंसान लालच में होता है वो अपनी जान के साथ खुद खिलवाड़ करता है। इसके बाद अघोरी एक रहस्यमय धुएं में गायब हो जाता है और स्थल फिर से सामान्य, शांत और अंधेरी रात में बदल जाता है। उमेश और रजनी अब काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, लेकिन जीवित उस भयानक रात की याद आज भी उन्हें रातों को डरा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी ने ये सिखाया है कि अधिक शक्ति और लालच इंसान को भयानक मौत के कगार पर ले जा सकता है और कभी भी ऐसी रहस्यमय शक्ति के पीछे मत भागो, वरना परिणाम घातक हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।